राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासक वे शासक थे जिन्होंने कि बादामी के चालुक्यों के राज्य को नष्ट करके अपने लिए एक बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और उस विशाल साम्राज्य पर करीब करीब 223 वर्ष तक शासन भी किया। राष्ट्रकूट वंश का आरंभ दंती दुर्ग से माना जाता है। दंती दुर्ग से इसलिए माना जाता है क्योंकि दंती दुर्ग वो प्रथम शासक थे जो कि स्वतंत्र थे, जो कि चालुक्यों के अधीन न थे। दंती दुर्ग से पहले जितने भी उनके पूर्वज थे वो चालुक्यों के अधीन सामंत के रूप में काम किया करते थे। और दंती दुर्ग का शासन काल माना जाता है 736 से लेकर के 756 ईस्वी तक। इन्होंने अपना राज्य कायम करने के बाद नासिक को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई, जबकि कुछ समय बाद इन लोगों ने अपनी राजधानी मानीखेत बदल दिया, जो कि अभी वर्तमान समय में मालखंड में स्थित है। राष्ट्रकूटों का समयकाल देखें तो 736 से लेकर 973 ईस्वी तक का माना जा सकता है। चूँकि इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, सारे विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। वहीं प्रारंभिक राष्ट्रकूट अभिलेख जो मिलते हैं उसमें इनके लिए रिठ नाम का प्रयोग किया गया है, रिठ शब्द। और इंद्र तृतीय जो कि नौसारी के अभिलेख, जिनका कि नौसारी का अभिलेख है, बहुत ही फेमस अभिलेख है। इंद्र तृतीय इनका समय काल था 915 से लेकर के 917 ईस्वी तक। इस अभिलेख में बताया गया है कि अमोघ वर्ष रठ कुल यानी कि लक्ष्मी का उद्धारक अमोघ वर्ष को रठ कुल घोषित किया गया। और इस कथन की में एक और जगह पुष्टि हो जाती है, मतलब कि ये सेम चीज़ एक और जगह देखने को मिलती है, और वो है कृष्ण तृतीय के देवली और करहर के अभिलेखों में। इसमें रठ को इस राजवंश का आदि पुरुष के नाम से जाना गया है, जबकि इसकी उत्पत्ति के बारे में और भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ विद्वान इन्हें महाराष्ट्र का निवासी मानते हैं, कुछ प्राचीन यादव कुल से संबंधित मानते हैं, कुछ के अनुसार तो तेलुगु रेड्डी वंश से ये बिलोंग करते थे, और कुछ उन्हें क्षत्रिय वंश का मानते थे, और अन्य की माने तो कुछ के अनुसार वे किसान ही थे जिनका कि वहाँ की ज़मीन पे पैतृक अधिकार था, और फिर उनके ही वंशजों को वहाँ का अधिकारी बना दिया गया। धीरे धीरे वे सामंत बने और फिर उन्होंने अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था कायम कर ली। 7वीं सदी में राष्ट्रकूट चालुक्य शासकों के ही अधीन थे, सामंत थे, और उनके वंश में से इंद्र ने औरंगाबाद या फिर कह ले एलिचपुर में एक दृढ़ साम्राज्य की स्थापना भी की थी। उसने एक चालुक्य राजकुमारी से शादी किया था, और चालुक्य राजकुमारी चूंकि उसके प्रशासक वर्ग से के थे तो बदले में उन्हें विवाह के उपरांत बहुत सारी धन संपदा मिली। जबकि राष्ट्रकूट की जो बाद की राजधानी है मानीखेर शाखा, वहाँ का सबसे उल्लेखनीय शासक है इंद्र तृतीय। यह गुर्जर चालुक्य राजा मंगल राज के अधीन एक सामंत था। इसके बारे में देखें तो राष्ट्रकूटों के शासन तंत्र को अगर देखते हैं तो राष्ट्रकूटों ने एक बहुत ही सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था कायम किया हुआ था। प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक मतलब राजा का ही अधिकार सर्वोच्च शक्ति के रूप में राजा ही रहते थे, और इनका राजपद अनुवांशिक होता था, और राजा अपने जीवन काल में ही नया युवराज या उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। क्योंकि इस समय स्त्रियों की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, और कुछ राजकुमारियों को तो अपने आप को उच्च अधिकारी के रूप में काम करने का मौका भी मिलता है। अगर राजा के 2 से ज़्यादा पुत्र होते थे तो वो राजा दूसरे तीसरे पुत्र को युवराज घोषित कर देते थे, जबकि अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करते थे। संपूर्ण शासन व्यवस्था के संचालन के लिए राष्ट्र को छोटी छोटी चीज़ों में विभक्त कर दिया गया था, जैसे कि राष्ट्र, विषय, भुक्ति, ग्राम आदि। राष्ट्र को ही मंडल भी कहा जाता है। वह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। राष्ट्र के प्रधान जो होते थे उन्हें राष्ट्रपति कहते थे, और राष्ट्रपति पद से ही राष्ट्रकूट का भी उल्लेख मिलता है कि इसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट की उत्पत्ति राष्ट्रपति से ही हुई है। एक राष्ट्र में 4 या 5 जिलों के बराबर होता था। एक राष्ट्रपति जो होता था, एक राष्ट्र जो होता था उसमें 4 या 5 जिले होते थे, और राष्ट्र कई विषयों में विभाजित कर दिया जाता था, जिसमें कि एक विषय में 2000 गांव होते थे, और विषय के प्रधान को कहते थे विषयपति।
विषयपति की मदद के लिए, उसके इन सारे कार्यों को संभालने के लिए विषय महतर होते थे। मतलब कि विषयपति के जो असिस्टेंट भी कह लें उसे विषय महतर कहेंगे। विषय को ग्रामों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। ग्राम क्या था? इस समय की सबसे छोटी इकाई थी और प्रत्येक ग्राम या भुक्ति में लगभग 100 से 500 गांव होते थे। ये आधुनिक तहसील की तरह हुआ करते थे। भुक्ति के प्रधान को भोगपति या भोगिक कहा जाता था। इनका भी पद अनुवांशिक होता था, चूँकि राजवंश में भी उनका पद अनुवांशिक ही था। तो इस तरह से देखें तो इसको याद करना बहुत ही आसान है कि भुक्ति के जो प्रधान थे भोगिक, उनका भी पद को अनुवांशिक बना दिया गया था और वेतन के बदले में इन्हें कुछ भी मुद्राएं नहीं मिलती थी, बल्कि कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। मतलब कि इनको जो अपना वेतन मिलता था उस भूमि में कर नहीं दिया जाता था। भुक्ति छोटे छोटे गांवों में बटा हुआ था और उसमें से एक भुक्ति के अंदर 30 से 40 गांव आते थे। नगर का जो अधिकारी था उसे नगरपति कहा जाता था। और प्रशासन की, जैसे कि पहले बात हो चुकी है, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम कहलाती थी और ग्राम के अधिकारी को ग्राम कूट कहते थे। इन्हें बहुत सारे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे ग्राम कूट, ग्रामपति, गावुंड और इत्यादि अनेक नामों से पुकारा जाता था। इसकी एक ग्राम सभा होती थी जिसमें से कि ग्राम के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होता था। ग्राम सभा को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि राजा जब अपने मंत्री परिषद का गठन करता था तो वहाँ पर वो बहुत सा हर डिपार्टमेंट के लिए, हर विभाग के लिए एक अलग अधिकारी का नियुक्ति किया जाता था, जिसमें कि हर विभाग के अधिकारी अपनी अपनी समस्याओं को बता सके, उनके सॉल्यूशन को निकाल सके। वही अगर छोटे स्तर पर देखें तो ग्राम सभा में हर परिवार का एक सदस्य रहता था। तो जो छोटी से छोटी समस्याएं थी या फिर बड़ी से बड़ी समस्याएं थी, उन सभी चीज़ों का निपटारा वहाँ पे अपनी बातों को प्रस्तुत किया जाता था, उन सभी का निपटारा किया जाता था। गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते थे उनका भी निपटारा इसी प्रणाली के द्वारा होता था। मतलब कि राजा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये गांव के मुखिया ही इसका ट्रीटमेंट कर देते थे, इसके बारे में उपाय निकाल सकते थे। राजस्व प्रणाली, किसी भी तरह के शासन के लिए राजस्व का होना बहुत ही ज़रूरी है, और राजस्व ही वो चीज़ होता है जो कि किसी भी राष्ट्र को आंतरिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। इस समय में भूमि कर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजस्व कर के रूप में जाना जाता था। उसके अलावा उद्रंग, उपरिक, शुल्क और विकर प्रमुख कर थे। उद्रक या भाग कर, इसका एक पैमाना था, वो उत्पादन का 1/4, 1/4 हिस्सा भाग जो होता था उत्पादन का, उसको भागकर या उद्रक के रूप में ले लिया जाता था। मुद्रा की जो प्रणाली थी वो विकसित कर दी गई थी। राष्ट्रकूट मुद्राओं में द्रव्य, सुवर्ण, गद्यतिक, कतंजु और कसु का उल्लेख मिलता है। इसमें कलजु और गद्यांतक तथा कसु स्वर्ण मुद्राएं थी। यानी कि अगर इसमें से देखें तो इसमें 3 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका नाम है कलजु, गद्यांतक और कसु। इसका मतलब कि धर्म जो है वो स्वर्ण मुद्रा नहीं है। आइए देखते हैं इस समय में धर्म कैसा था। राष्ट्रकूटों, ऐसे देखें तो राष्ट्रकूट जो है धर्मनिरपेक्ष शासक थे, लेकिन इनके समय में ब्राह्मण धर्म को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिला हुआ था। ब्राह्मणों के बाद आता था जैन धर्म का, और बौद्ध धर्म का यहाँ पर बहुत गिरती हुई अवनति की अवस्था में वो देखने को मिलती है, और कहा जाता है कि इसके जिम्मेदार वो खुद ही थे। ब्राह्मण धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित था। प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने क्या किया कि विष्णु और शिव की आराधना की, बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया। उनके द्वारा जो भी मंदिर बनवाए गए थे उनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देवताओं के मंदिर थे। राष्ट्रकूट शासक अपनी शासकीय मुद्राओं पर गरुड़, शिव और विष्णु के आयुधों का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि उनका आस्था इस धर्म में हुआ करता था। ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। इसे राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया गया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। अमोघ वर्ष वो शासक थे जिन्होंने कि महावीर और लक्ष्मी दोनों को ही समान रूप से माना था।
इसके अलावा एक और शासक थे कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय के जो सामंत थे पृथ्वीराज और उसके पुत्र, वो दोनों बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें अनुवांशिक ही थी, जबकि पृथ्वीराज और उसके पुत्र जैन मंदिरों में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, लेकिन उनके जो प्रपौत्र हो गए थे वो हिंदू धर्म को मानते थे। अमोघ वर्ष के जो गुरु थे जिनसेन, जो वो जैन थे और इन्होंने ही आदि पुराण की रचना भी की थी। युवराज कृष्ण के अध्यापक गुणभद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। गुणभद्र जिन्होंने कि कृष्ण को तैयार किया था, वो भी खुद जैन के एक बहुत ही बड़े आचार्य थे। गंग शासक वेंकट और उसका बेटा लोकादित्य जैन धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध सेनापति श्री विजय नरसिंह, वो भी जैन धर्म से ही संबंध रखते थे। अब आगे है साहित्यिक उपलब्धियां। राष्ट्रकूटों के काल में जो भी साहित्यिक उपलब्धियां आई उसके बारे में। चूँकि साहित्यिक उपलब्धि के लिए भी राष्ट्रकूट वंश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अग्रहार उच्च संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। अग्रहार एक जगह का नाम है जो कि जहाँ संस्कृत की उच्च शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत के अलावा यहाँ पर कन्नड़ भाषा की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। राष्ट्रकूट शासक जो कि हिंदू और जैन दोनों ही धर्म को मानते थे, उन दोनों ही विद्वानों को प्रश्रय दे के रखा था। अग्रहार में चूँकि ब्राह्मण संस्कृत विद्या की शिक्षा दी जाती थी और अग्रहार के अतिरिक्त मंदिर में भी उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। मानेखेत, पैठन, नासिक, करहद आदि ये सारे स्थान किस लिए थे? उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने जाते थे। संस्कृत के अनेक विद्वान तथा लेखक जैसे कि कुमारिल भट्ट, वाचस्पति, लल कत्यायन, राजशेखर, अंगिरस इसी युग से संबंध रखते थे। इन सब के अलावा अन्य विद्वानों में और भी बहुत सारे विद्वान हैं जैसे कि हलायुध, असलक, विद्यानंद, जिनसेन, प्रभाकर चंद्र, हरिसेन, गुणभद्र और सोमदेव, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। हलायुध जिसने कि कवि रहस्य नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि थे। कृष्ण तृतीय के ही शासनकाल में अवलंक और विद्यानंद ने जैन ग्रंथ आत्ममीमांसा पर अष्टशती और अष्टसहस्रती के ऊपर टीकाएँ लिखी। टीकाएँ वो चीज़ होती हैं जो कि ओरिजिनल जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ करके जो पढ़ रहा है उस लेखक के मन में उससे जुड़ी हुई जो भी भावनाएं आती है, जो भी समझ उत्पन्न होती है, उसको वे अलग जगह लिखते हैं और उन्हीं को कहा जाता है टीकाएँ। जैसे कि गीता की टीकाएँ, बहुत सारी गीताएँ हैं जो कि अलग अलग पब्लिकेशंस के द्वारा जारी किया जाता है और अलग उसे हम लोग टीका कहेंगे, ओरिजिनल गीता नहीं है वो। इसी काल में मणिक्यनंदन ने परीक्षा मुख शास्त्र की रचना की थी जो न्याय शास्त्र से संबंध रखता था। राष्ट्रकूट शासक स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। इनके गुरु थे आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन वही हैं जिन्होंने कि आदि पुराण नामक ग्रंथ लिखा। हरिवंश और प्रसव्यभ्युदय की रचना की। यानी कि आचार्य जिनसेन ने जो है 3 साहित्यों की रचना की, आदि पुराण, हरिवंश और प्रसव्यभ्युदय। इसी समय महान गणितज्ञ वीराचार्य ने गणिसा संग्रह की रचना की थी। गणिसार संग्रह नाम से पता चला ये गणित से संबंधित है। और सक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। राष्ट्रकूट शासक इंद्रतिथि के काल में महाकवि त्रिविक्रम ने नलचप्पू काव्य की रचना की थी और 9वीं शताब्दी में सोमदेव ने यशस्तिक चप्पू नामक उच्च कोटि के ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो इस समय साहित्य बहुत अपने उत्कर्ष पर था। यस्तिक सोमदेव के एक और रचना है। सोमदेव की यस्तिक के अलावा एक और रचना है नीति वाक्यमृत। नीति वाक्यमृत वो तत्कालीन राजनीतिक सिद्धांतों का मानक ग्रंथ माना जाता है। 10वीं शताब्दी के महान कवि पंप ने कन्नड़ भाषा में आदि पुराण की रचना की थी और विक्रमार्जुन विजय की भी रचना की थी। आदि पुराण में प्रथम जैन तीर्थंकरों का भी उल्लेख किया गया है। चूँकि इनके समय में कन्नड़ साहित्य को 3 रत्न भी प्राप्त हुए थे। राष्ट्रकूटों के समय में जो है ना कन्नड़ साहित्य को
3 रत्नों से नवाजा गया था। वो थे पंप, पुण्य और रत्न, त्रिरत्न। इसमें जबकि रत्न का नाम बाद में जुड़ता है, लेकिन फिर भी इन सबको कृष्ण तृतीय का संरक्षण मिला हुआ था। क्यों? कवि पुण्य जो थे, जिन्होंने कि 950 ईस्वी में रामायण की कहानी पर आधारित राम कथा और शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। रन, जिनका कि समय काल था 993 ईस्वी, उन्होंने गदा युद्ध और अजित तीर्थंकर पुराण की रचना की है। गंगवारी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति चामुंड राज ने चामुंड राज पुराण नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे गद्य साहित्य का उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था, जिसको कि किसी भी पहचान की जरूरत है नहीं। अब इस समय में देखते हैं कि इस समय कला का क्या रोल था। राष्ट्रकूट के जो शासक थे, उन्होंने कला के क्षेत्र में अपना क्या क्या योगदान दिया था। राष्ट्रकूटों के समय के सबसे विख्यात मंदिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। एलोरा का जो ये कैलाशनाथ मंदिर है, वो पहाड़ के जो चट्टानों को काट के बनाया गया है, और वास्तुकला की दृष्टि से अगर देखें तो इसे श्रेष्ठ श्रेणियों में भी रखा गया है। इसका जो पूरा का पूरा कैंपस है, पूरा संपूर्ण परिसर है, वो करीब करीब 276 फुट लंबा, 154 फुट चौड़ा बनवाया गया था, और इसके पार्श्व में 107 फुट का ऊंचा ढलान भी है। यह मंदिर 2 मंजिला है, 2 मंजिला मतलब 2 फ्लोर, और इसका स्तंभ नागर शैली जो कि उत्तर भारतीय शैली है, उसके द्वारा उसी के अंदर में बनवाया गया था। जबकि मंदिर का जो अलग से शीर्ष का जो भाग है, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और द्रविड़ शैली कहाँ की शैली है? दक्षिण भारतीय शैली है। इसका मतलब कि इसमें नागर शैली और दक्षिण शैली दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर के जो स्तंभ है वो बहुत ही भव्य है, और उनके ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ कहा गया है। वो कलाकृतियाँ इतनी सुंदर है कि डॉक्टर स्मिथ ने तो उसे भारत के वास्तु आश्चर्यों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। और इस मंदिर के अंदर में बहुत सारे चित्रों का भी उगाया गया है, और उस चित्रों में गंगावतरण और रावण द्वारा कैलाश पर्वत के उठाए जाने का चित्र सबसे सुंदर और सबसे सजीव माना जाता है। इसके अलावा दशावतार का जो मंदिर है, वो भी 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसकी भव्यता का वर्णन कहीं और नहीं देखने को मिल सकता है। दशावतार मंदिर तो बहुत ही फेमस है, जो कि देवगढ़ जिला में स्थित है। वर्तमान समय में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो देवगढ़ जिला है, वहाँ पर दशावतार मंदिर स्थित है। इस मंदिर दशावतार मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 500 AD के लगभग में हुआ था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर पत्थर और ईंट दोनों के मिश्रण से बना हुआ है। यह शिखर वाला प्रथम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, और यह सर्वतोभद्र प्रकार का है। सर्वतोभद्र का एक अलग मतलब होता है, जिसमें कि बहुत सारे दरवाजे रहते हैं, हर तरह से उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। यह मंदिर शेषनाग पर विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अंदर भी बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकृत की गई है। इन सब के अलावा जैन मंदिर 5 मंजिले बनवाए गए थे। इनमें है इंद्र महासभा, छोटा कैलाश और जगन्नाथ सभा। ये जैन मंदिर है जो कि प्रमुख है। इस तरह से हम देखें तो राष्ट्रकूट वंश में साहित्यिक, धार्मिक